दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार चुनावी समीकरण पहले से काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने 126 सीटों पर और बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनावी दांव खेला था। लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसकी वजह क्या है? क्या ये अजित पवार के साथ बीजेपी का गठबंधन है, या इसके पीछे शरद पवार की कोई गहरी राजनीति छुपी हुई है? क्या बीजेपी को मजबूरी में कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है ताकि पवार परिवार चुनाव के बाद सरकार में बड़ी भूमिका निभा सके? इन तमाम सवालों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है महाराष्ट्र से सीनियर जर्नलिस्ट रवि तिवारी जी। रवि तिवारी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 2019 में बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अगर बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या इसके पीछे गठबंधन की मजबूरियां हैं या फिर कोई और राजनीतिक चाल? देखिए रोमा, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 2019 में महज 4 पार्टियां यानी 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ लड़ रही थी। इस वक्त में 3 पार्टियां इस तरफ हैं और 3 पार्टियां इस तरफ हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, हिस्सेदारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। एक मजबूरी तो ये है। इसके साथ ही कई ऐसी जगहों पे जहां पे बीजेपी अपनी बड़ी मजबूत दावेदारी पेश कर रही थी, वहां पे शिंदे गुट के नेता भी दावेदारी पेश कर रहे थे। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए बीजेपी कहीं एक कदम पीछे आई है। यही वजह थी कि कल जो है दिल्ली में अमित शाह के पास जो है एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार सबके सब लोग बैठे हुए थे। जो एक पेच फंसा हुआ था, करीब ये 20 से 25 सीटों का था, उस पेच को सुलझाने के लिए बैठे हुए थे। तो बीजेपी एक कदम पीछे आई है अपने 2 सहयोगियों को सपोर्ट करने के लिए। और कई सीटों पे ऐसे रहा कि बीजेपी भी मांग रही थी, एनसीपी अजीत पवार गुट के भी नेता मांग रहे थे, और कुछ जगहों पे जो है शिंदे भी। तो वो जो सीधा सीधा टकराव आ रहा था, डर ये था कि विद्रोह होगा, यानी कहीं ना कहीं शिंदे या बीजेपी या फिर अजीत पवार गुट के नेता जो है पार्टी छोड़ेंगे और निर्दल या फिर सामने की लोगों से जाके टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए कोशिश की गई है। तो आप ये कह सकती हैं कि थोड़ा सा दबना पड़ा है सबको। अजीत पवार को दी जा रही सीटों का बंटवारा क्या शरद पवार की योजना का हिस्सा हो सकता है, ताकि चुनाव परिवार की सत्ता में ज्यादा भूमिका हो सकती है? देखिए, ये अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक चीज तो रहा, पिछली बार एनसीपी का बंटवारा हुआ, बड़ा धड़ा जो है अजीत पवार के साथ गया। इस बार भी चुनाव में कई ऐसे जो रंग दिख रहे हैं, उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी आपस में, यानी शरद पवार गुट की एनसीपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी के लोग वो सीधे टकराव नहीं चाह रहे हैं। तो ये कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। उसकी वजह यह है कि अजीत पवार के साथ एक तरफ जिशान सिद्दीकी जाके मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश राणे जो कि बीजेपी से नेता रहे हैं, वो जाके शिंदे की शिवसेना से जो है टिकट लेके लड़ रहे हैं। तो अब ये चुनाव जो है वो अब एकदम मुहाने पे है। तो ऐसे में कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका राजनीतिक करियर पिछले 5 सालों के लिए पीछे जाए। तो सबके सब लोग अपनी मौका परस्ती देख रहे हैं और अवसर को कोई गंवाना नहीं चाह रहा है। शरद पवार को लेके एक चीज तो स्पष्ट है रोमा, वो ये है कि वो बीजेपी से सीधे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जो शुरुआत से उनकी एक विचारधारा रही है कांग्रेस और कांग्रेस के आसपास की, वो उन्हें मैच करती है। बीजेपी के साथ तो शरद पवार का सीधे जाना मुश्किल होगा। हाँ, अजीत पवार का जुड़ गया पार्टी की कहीं ना कहीं एक मौन स्वीकृति का एक आरोप लगता रहा है शरद पवार के ऊपर। वो अगर हो तो बाद वाली बात है, लेकिन अभी पर्दे के सामने ऐसे कोई रुझान नहीं। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी, अगर बीजेपी कम सीटों पर लड़ती है तो क्या असर पार्टी के प्रदर्शन और महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ सकता है इस चीज का? बिल्कुल। देखिए, पहली चीज तो ये रही है कि एक चीज स्पष्ट थी कि लोकसभा चुनाव के बाद करीब 160 165 ऐसी सीटें थी जहां पे बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो है अपने आप को हार का मुंह देख रहे थे। तो ये एक कदम पीछे भले बीजेपी जा रही है, लेकिन एक ब्लेम गेम से पीछे होगी कि जब लोग कहेंगे कि पार्टी सीधे हारी है। अगर आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की
बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो सबसे ज्यादा ब्लेम अजीत पवार के ऊपर हुआ था। बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ी थी लेकिन वो नहीं जीत पाई थी, देवेंद्र फडणवीस की किरकिरी हुई थी, तो ये एक किरकिरी भी कम होगी। सेकंड ये है कि जो सेफ सीट है वहां पे लड़े, ज्यादा सीटों पे लड़नी बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है बल्कि जीत की आनी है। तो आपका परसेंटेज, जीत की उम्मीदें, ये कई चीजें जो है चुनाव के कैलकुलेशन में मैटर करती हैं और बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाह रही है। रोमा, हाँ, तो क्या शिवसेना बीजेपी के जो पुराने गठबंधन के मुकाबले क्या नया गठबंधन स्थापित हो सकता है या फिर ये चुनावी समीकरण और ज्यादा उलझाने वाला हो जाएगा? देखिए, शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था रोमा, वो करीब करीब 2.5 दशक से 3 दशक के बीच का रहा है। वो गठबंधन एक बहुत ही अच्छी तरह से जेल हुआ था। वहां पे कहीं तोड़ जोड़ या एक दूसरे के बीच में विद्रोह की स्थिति नहीं थी। लेकिन उस चुनाव में 2019 के चुनाव में जो रिजल्ट आए थे उसमें बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता थे वो अपनी केंद्रीय इकाई को ये बार बार कह रहे थे, केंद्रीय नेताओं को बार बार ये कह रहे थे कि अगर हम अकेले लड़ते तो हम इससे ज्यादा सीटें लाते, यानी जो शिवसेना को ज्यादा हिस्सेदारी दी गई लेकिन उसका परफॉर्मेंस उसके कंपेयर में कम रहा, अगर हम अकेले लड़ते तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होती। इस बार ये वो लॉजिक नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो सत्ता के खिलाफ जा रही हैं। पहली चीज तो ये है कि एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर है, मराठा आंदोलन है जिसमें मराठा आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूत जाति महाराष्ट्र में जो राजनीतिक रूल करती रही है वो खिलाफ में है बीजेपी की। साथ में दो बड़े इलाके, अगर हम कहें विदर्भ रीजन की बात करें, मराठवाड़ा रीजन की बात करें, उनकी अपनी समस्याएं अभी तक बहुत सॉल्व नहीं हुई हैं, वहां इशू बहुत खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी सब चीजों को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो विनिंग सीट्स हैं, उनको पहले सिक्योर करेगी। कंपेयर ये कि अगर वो हारने वाली सीट हो उस पर ज्यादा लड़के बहुत बहादुरी दिखाए, शायद ये उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि वो एक बार अच्छी सीटें जीत सकते हैं जो उसी पे लड़े और उसी पे अपना फोकस करके रखेंगे। रोमा, जो बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट्स उतारे हैं वो पुराने कैंडिडेट्स हैं या फिर नए चेहरे इस बार उन्होंने उतारे हैं चुनाव देखिए में? ज्यादातर चेहरे रोमा जो है वो उन्होंने पुराने जीते हुए कैंडिडेट्स को मौका दिया है। जैसे हरियाणा में एक पैटर्न आपने देखा होगा कि कई बहुत सारे चेहरों को बदल के नए चेहरे लाए गए थे। वो स्थिति इस बार नहीं है, थोड़ी बहुत हेरफेर हुई है लेकिन कई जगहों पे तो ये हुआ कि परिवार के किसी एक व्यक्ति को ना देके उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। तो अगर वो रेशियो देखें तो इस बार महाराष्ट्र में उसकी संख्या बहुत कम है। नए चेहरों की बजाय बीजेपी ने पुराने चेहरों पे ज्यादा भरोसा जताया है क्योंकि वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अपने इलाके में एक्टिव रहे हैं, तो इसलिए वो नए चेहरों को उतने मौके नहीं मिले हैं, जो कि आमतौर पर बीजेपी का एक चुनाव लड़ने का पैटर्न रहा है कि अगर उन्हें इंटरनल रिपोर्ट्स आती रही हैं कि कैंडिडेट जो है जीता हुआ उम्मीदवार बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह पे नए उम्मीदवारों को लाए और जो स्थानीय विरोध है उसे कम किया जा सके, वो महाराष्ट्र में इस बार नहीं दिख रहा। यानी बीजेपी अपने पुराने चेहरों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।